Hello students, hope you all are doing great at your home and are very very safe। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का एक और न्यू सेशन जिसके अंदर हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये आज फॉर अ चेंज मैंने थोड़ा सा पहले से लिख के रखा है क्योंकि जस्ट एक डिस्कशन का पार्ट है और फिर ये कंप्लीट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहले तो इसका मतलब क्या होगा, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास बहुत सारा चार्ज है, आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बैग है जिसके अंदर बॉल्स हैं, बॉल से भरा हुआ एक बैग है, आपको रखना है, अरेंज करना है। तो आप कैसे बांट सकते हो, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन तो ये रहा जो मैंने यहाँ लिखा, जिसको अपन कहेंगे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन या रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ऐसे ही जैसे जहां बनाया वहां कोई चार्ज आपने रख दिया एज पर आर विल, बिना किसी पैटर्न के, बिना किसी भी मतलब कोई दिमाग नहीं लगाया, किसी भी तरीके से जहां हमारा मन किया, जहां इच्छा की, वहां पे हमने चार्ज को रख दिया। फॉर एग्जांपल एक चार्ज हमने यहाँ रख दिया, ठीक है, एक चार्ज हमने यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, कहीं भी रख दिया। तो दिस इज कॉल्ड रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जिसमें कोई पैटर्न किसी तरह का फॉलो नहीं होता। क्लियर? इतना डिस्कस करना था, बस इतना डिस्कस करना था। क्या मैं इसको अब हटा दूं? हटा देना चाहिए। ओके, सो क्योंकि थोड़ा ज़्यादा फैल गया था ये, इसको थोड़ा सा अगर डायग्राम को बना के रखना है तो यहाँ बना देते हैं कि ये चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, बस 5 ही क्यों लिए, ज़्यादा ले सकते थे, 5 से काम चल गया तो ले लेते हैं इतना ही। अब हम इधर आते हैं, दूसरे तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक पैटर्न फॉलो होगा यहाँ पे, उसके अंदर कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। अब जब पैटर्न की बात करेंगे तो हमारे पास 3 पैटर्न है। नंबर 1 इज लीनियर पैटर्न, यानी इसको बोलेंगे क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? मतलब कि 1 डायमेंशन में आप चार्ज को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल आपने एक वायर को चार्ज दिया, तो वायर को जब आप चार्ज दोगे तो उस पर चार्ज किस तरह से आएगा, एक लाइन में ही तो आएगा ना। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे हमें एक नई टर्म सीखनी है। कौन सी टर्म है ये, लुक हियर, लीनियर चार्ज डेंसिटी। शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसका सिंबल क्या होता है, लैम्डा। लाइक आपने डेंसिटी पढ़ी है, वो होती है मास डेंसिटी, जो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ये है चार्ज डेंसिटी, तो ये क्या होगी, चार्ज अपॉन लेंथ, क्योंकि लीनियर है ना। तो दिस इज चार्ज अपॉन लेंथ। या फिर इसको लिख सकते हैं dq बाय dl। अब ये dq बाय dl का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास चार्ज काफ़ी बड़ा है, लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो हम उसमें से एक छोटा सा फ्रैक्शन ले सकते हैं और इस छोटे से फ्रैक्शन की हम लेंथ निकाल लें, इस छोटे से फ्रैक्शन पे कितना चार्ज है वो निकाल लें और उनको डिवाइड करें तो भी हमें पता लग जाएगा कि पूरी वायर पे किस तरह की डेंसिटी है। हाँ, प्रोवाइडेड दैट कि ये यूनिफॉर्म डेंसिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको एक लाइक आपके रूम के जितना एक बड़ा सारा आयरन ब्लॉक है, उसकी डेंसिटी निकालनी है, तो क्या कर सकते हो, पूरे का मास अपॉन पूरे की वॉल्यूम। या फिर उसके अंदर से कोई छोटा सा ब्लॉक बना लो आप, उसका मास अपॉन उसकी वॉल्यूम करोगे तो भी आंसर तो सेम ही आएगा, बिकॉज डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, है ना। तो सेम इज द केस हियर। बाकी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट हमें इस टॉपिक को नहीं करना। नई चीज़ सीखी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिंबल हमें याद रखना है लैम्डा। होता क्या है, Q बाय L, चार्ज पर यूनिट लेंथ, या फिर इसे कहेंगे स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ। और इसकी यूनिट, अब इसकी यूनिट क्या बनेगी, दिस इज चार्ज यानी कूलाम, दिस इज लेंथ यानी मीटर, तो कूलाम पर मीटर। क्लियर? सिंपल है ये। अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखते हैं। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज रिटन ओवर हियर। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ब्लैक कलर के अंदर। अब सरफेस मतलब 2 डायमेंशन में। क्लियर? अब ये वाला केस हमारा हो गया पुराना, अब इसको अपन हटा देते हैं। सरफेस यानी किसी शीट पे अगर आप चार्ज दे रहे हो, किसी शीट पे आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वो इस कैटेगरी में आएगा कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और आप देखो आप 2D में चले गए, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में चले गए, लाइक इस बोर्ड पे आपने चार्जेस देने। क्लियर? तो 2 चीज़ें हमने 2 पॉइंट लिखे हर किसी में। एक तो हम डेफिनेशन देंगे, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लेंथ इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ सरफेस इट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल है इसलिए मैंने लिखा नहीं इसको। फिर दूसरी चीज क्या सीखनी है, डेंसिटी। लीनियर के अंदर लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस में सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा आएगा वॉल्यूम, तो उसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और सिंपल है, लीनियर के अंदर हमने क्या लिया था, बस सिंबल को आपको देखना है, यहाँ पे लैम्डा था, यहाँ पे सिग्मा है। लैम्डा किसके इक्वल था, चार्ज पर यूनिट लेंथ के। लैम्डा किसके इक्वल था, चार्ज पर यूनिट लेंथ के। तो यहाँ पे ये सिग्मा किसके इक्वल हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, या फिर स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल एरिया, और इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर वॉल्यूमेट्रिक केस पे जाएं तो इसकी डेफिनेशन अपने क्या कहेंगे, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वॉल्यूम इट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डेफिनेशन डन। नई क्वांटिटी सीखी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सिंबल है इसका रो। फॉर्मूला बनेगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम, या फिर स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चार्ज अपॉन फ्रैक्शनल वॉल्यूम, ये भी कह सकते हैं इसको। और इसकी यूनिट बनेगी कूलाम पर मीटर क्यूब। ओके, और इसका आप कैसा एग्जांपल इमेजिन कर सकते हो माइंड के अंदर, कुछ इस तरह का कि आपने किसी एक क्यूब के अंदर चार्ज रखे हैं, अंदर बाहर, मतलब 3 डायमेंशन में आप कहीं भी चार्ज दे रहे हो। जैसे अपने कहा था अभी लास्ट केस में कि बोर्ड पे चार्ज दिया, अब बोर्ड पे भी चार्ज है, कुछ यहाँ भी चार्ज है, कुछ इधर भी चार्ज है, इधर भी चार्ज है, मतलब ऑल ओवर द स्पेस। 3D स्पेस है हमारा, तो 3D के अंदर चार्जेस दिए आपने। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक। 2 तरह का है, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट अपनी मर्जी से, तो उसमें कोई डेंसिटी वगैरह का जिक्र नहीं है। इसमें एक पैटर्न फॉलो होता है। पैटर्न फॉलो हो रहा है कौन सा, या तो लीनियर, या सरफेस, या वॉल्यूम। उसके लिए उसकी डेंसिटी, इसके लिए इसकी, और इसके लिए इसकी। सो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इस चैप्टर के, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इस चैप्टर के नेम को जस्टिफाई करने वाला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। चार्जेस हम कर चुके, फील्ड्स हम करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बहुत ही सिंपल चीज़ है ये तो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है कि अगर हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर, तो इसके आसपास कुछ एक फील्ड होगा, कुछ एक एरिया होगा जहाँ पर इसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा इसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता। लाइक हमने मैग्नेट से खेला होगा बचपन में, हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट से दूसरी मैग्नेट को पुश करने की कोशिश करते हैं, किया होगा। एक मैग्नेट ली और दूसरी मैग्नेट से उसको धक्का देने की कोशिश करते हैं ना, और हमें उससे ही भी पता चल जाता है कि एक तो 2 मैग्नेट इंटरेक्ट कर रही हैं, दूसरा ये पता लग जाता है कि उसके कुछ एक एरिया में ही जब ये दूसरी मैग्नेट आती है तब उसको पुश कर पाती है। बहुत दूर से हम उसको हिलाएं तो इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है ना। तो वैसा ही कुछ केस है चार्जेस के पास, कि चार्जेस के आसपास भी उनका एक एरिया होता है, उनका एक फील्ड होता है जहाँ पे ये अपना इफेक्ट शो करते हैं। इफेक्ट का मतलब कि अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो इस पर फोर्स लगाएंगे, अगर सेम चार्ज आएगा तो उस पर रिपल्शन, और अगर ऑपोजिट आएगा तो उस पर अट्रैक्शन, है ना। अगर ये इसका फील्ड है, और बेसिकली अगर हम चार्ज को पॉइंट चार्ज मानते हैं, स्फेरिकल शेप का मानते हैं, तो उसके आसपास यूनिफॉर्म फील्ड किस शेप में बनेगा, एक स्फेरिकल शेप में बनेगा। एक सिंगल चार्ज के आसपास फील्ड किस शेप में होगा, स्फेरिकल शेप में होगा। क्लियर। कुछ छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है ये वाली। अब इस फील्ड से बाहर कोई चार्ज, उस पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, इस पर इंपैक्ट पड़ जाएगा अगर यहाँ पे कोई चार्ज आया तो, ठीक है। यहाँ पे कोई चार्ज आया तो नो इम्पैक्ट, यस इम्पैक्ट। ओके, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में होता क्या है, ये एक रीजन है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन मैं लिख तो नहीं रहा, मैं बोल देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड द चार्ज वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। इफेक्ट के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो रिपल्शन / अट्रैक्शन, कि इफेक्ट का मतलब रिपल्शन या अट्रैक्शन, डिपेंड करता है वो कौन सा चार्ज इसके फील्ड में एंटर कर रहा है और ये खुद कौन सा है। क्लियर। अब अपन आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट हमें डिस्कस करनी है वो इसी के अंदर थोड़ा एक्सटेंशन है, तो थोड़ी सी चालाकी करते हुए इसी हेडिंग को यूज़ करते हैं, रीयूज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई वेक्टर से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, ये रहा। मान लो ये जो सेंटर में चार्ज है ये कैपिटल क्यू है। अब इसका एरिया कितना है, ये जो ब्लैक कलर वाला ये एरिया है, ठीक है। अब इस एरिया की इंटेंसिटी, इसमें पावर कितनी है, ओके, इसमें ताकत कितनी है। तो अगर छोटे बच्चों वाला एक क्वेश्चन है कि अगर दो पॉइंट लें, एक ये वाला पॉइंट लें और एक ये वाला पॉइंट लें, ठीक है, इसको कह देता हूं मैं ए, इसको कह देता हूं बी। आपको क्या लगता है कि अगर मैं किसी चार्ज को, दोनों पॉइंट फील्ड के अंदर ही हैं, जब यहाँ पे लाएंगे या तो ए पे या बी पे, तो दोनों पे ही इम्पैक्ट पड़ेगा, फोर्स लगाएगा ये। ईजी करने के लिए मैं फिक्स कर देता हूँ कि मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लेकर के आना है, एक कोई छोटा पॉजिटिव चार्ज है क्यू, ठीक है। अब उस पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं बी पर लेकर आऊँ और एक बारी ए पर लेकर आऊँ, क्या दोनों केस में सेम रिस्पॉन्स मिलेगा? नहीं। हाँ, रिपल्शन दोनों केस में मिलेगा, ये तो ठीक है, बट अमाउंट ऑफ रिपल्शन बी में बहुत कम होगा और ए में बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप चार्ज के पास आते जाओगे वैसे वैसे आपका वहाँ पे विथस्टैंड करना मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि फोर्स बढ़ जाएगी, है ना। ये अपन ने सीखा था, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मीन्स एज द डिस्टेंस डिक्रीजेज फोर्स गोना इंक्रीज। तो यहाँ पे वही चीज़ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मीनिंग आपको पता लग गया, बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट्स, ये इसका मीनिंग है। अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, जो आप एग्जाम में लिख करके आओगे, जिससे आपको 1 नंबर मिलेगा। डेफिनेशन का 1 ही नंबर मिलता है, कि वो भी अगर पूछी हो तो इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। बस इतनी सी डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। हम जो टेस्ट चार्ज ले रहे हैं इसको अपन कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो इसकी भी एक कहानी है, आप ध्यान रखें इसको। टेस्ट चार्ज क्या है, एक छोटा सा चार्ज, बिल्कुल छोटा सा मैग्नीट्यूड हो, और इसको पॉजिटिव ही लेते हैं अपने, और तो इसका पूरा नाम बन जाता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। किस लिए काम आता है ये टेस्टिंग करने का काम आता है। जहाँ पे भी कुछ भी टेस्ट करना होगा ना, इसको भेज देंगे कि तू जा लगा, तू देख क्या हो रहा है, तेरे पे कितनी फोर्स लग रही है, क्या हो रहा है, जो भी ये बताएगा वो अपने रिकॉर्ड करके ऑब्जर्वेशन में यूज़ करेंगे। क्लियर। तो इंटेंसिटी की बात चल रही थी, तो इंटेंसिटी को हमने किससे रिलेट किया, फोर्स पर यूनिट चार्ज से। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, याद रखने को आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो, बड़ा सिंपल है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको क्या करना है, आपको इंटेंसिटी चेक करने का एक तरीका बता दिया कि आप इंटेंसिटी चेक करने के लिए, स्ट्रेंथ चेक करने के लिए आप ये चेक करो, आप सेम चार्ज पूरे फील्ड में लेकर के घूमो। चार्ज से डिवाइड करने का मतलब कि आपको सेम चार्ज लेना है, सेम चार्ज पूरे फील्ड में लेकर के घूमो, जहाँ पे आपको फोर्स जितनी मिलती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब फोर्स अगर ज़्यादा मिलती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है, फोर्स अगर कम मिलती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी कम है। तो देखो ये चीज़ सही है या नहीं है। तो इस पे रिपल्शन फोर्स कम मिलेगी या ज़्यादा, इस पे रिपल्शन फोर्स कम मिलेगी या ज़्यादा, कम। अगर एक और तीसरा पॉइंट यहाँ बना दे सी, तो इस पे और कम, और अगर एक डी यहाँ बना दे बिल्कुल पास में, तो इस पे और ज़्यादा। तो जितनी फोर्स ज़्यादा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी ज़्यादा। तो ये फॉर्मूला करेक्ट है। क्लियर। अच्छा, अगर इसको वेक्टराइज कर दें तो ई वेक्टर विल बिकम एफ वेक्टर अपॉन Q0। और अपन नई चीज़ सीखी है कि फिजिक्स के अंदर जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसका बड़े अच्छे ढंग से स्वागत करते हैं, अपने अच्छे से वेलकम करते हैं, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें जानते हैं। नंबर 1 डेफिनेशन, नंबर 2 फॉर्मूला, नंबर 3 SI यूनिट। अब इसकी SI यूनिट क्या होगी देख लेते हैं। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, नाइस। चार्ज की कूलाम, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलाम। और ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि विच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ SI यूनिट न्यूटन पर कूलाम। तो आपको लिख देना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक प्रॉपर्टी, एक रीजन है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होगी, क्योंकि अब हम बड़े हो गए तो हमें आनी चाहिए इसकी डायमेंशंस, स्केलर या वेक्टर की बातें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? वैसे शॉर्ट में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ही कह देते हैं, बट जब 1 मार्क में आ गया तो आपको ध्यान से क्या कराना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है। अच्छा, अब स्केलर है या वेक्टर है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर से किसी वेक्टर को डिवाइड करें तो वेक्टर ही रहता है, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसकी डायरेक्शन भी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है जी। फिर उसके बाद इसके डायमेंशंस, इसके डायमेंशंस आने चाहिए वैसे आपको, और अगर नहीं आ रहे तो प्रैक्टिस करें, कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता इनसे, बट बेसिक चीज़ें आपको आना चाहिए। डायमेंशन जब इसके निकालेंगे तो आपको इसके डायमेंशन पता है और इसके डायमेंशन पता है तो काम हो जाएगा। फोर्स का हम डायमेंशन डायरेक्टली याद ही रख लेते हैं। आपने 11th में अगर फोर्स के डायमेंशन याद किए हो तो ये होते हैं mlt-2, mlt-2। कैसे? फोर्स होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास मतलब m, एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? मीटर मतलब की लेंथ ये रही, और पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि टाइम, तो सिंपल है mlt-2। इसके डायमेंशंस हो गए ये, और ये है चार्ज। चार्ज के डायमेंशन कैसे होंगे? आपको पता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज क्या हो जाएगा? करंट इंटू टाइम, यानी कि एम्पियर इंटू टाइम। तो ये टाइम नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो -3 कर देगा, ये एम्पियर ऊपर जाएगा तो -1। तो डायमेंशंस क्या बनेंगे? ml t विल बिकम -3 एंड a -1 एक नया ऐड हो जाएगा, ये इसके डायमेंशन बन गए, ठीक है। और फिर अपने बात करते हैं इसकी 1 यूनिट की, ठीक है। हम हर जगह बात करेंगे 1 न्यूटन पर कूलम, अगर आपको डिफाइन करना हो। अब 1 न्यूटन पर कूलम डिफाइन कर रहा हूँ या यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करनी हो, एक ही बात है। तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कब होगी? अगर ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, यानी कि 1 न्यूटन पर कूलम कब आएगा? जब फोर्स भी 1 न्यूटन लगे और चार्ज भी 1 कूलम हो। तो अपने कहेंगे व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज यूनिटी, और 1 न्यूटन पर कूलम। आपको बता दूं ये डेफिनेशन कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि हमें हैबिट बनानी है, ये सारी चीज़ें हम, कितनी चीज़ें हुई हैं? 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 चीज़ें हैं, ये 6 चीज़ें हमें हर नई फिजिकल क्वांटिटी के साथ डिस्कस करनी ही करनी है, ओके। हाँ, मैं तुम्हें बता दिया करूँगा कि जहाँ पे जिसकी ज़्यादा वर्थ है और जहाँ जिसकी कम वर्थ है, तो इसकी कम वर्थ है यहाँ पे, ओके। एक बारी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। इसको भी हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं, इसका भी कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये गया सारा। अब अपनी बात करते हैं इसके एक्सप्रेशन की। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसा होगा? क्या हम फोर्स का एक्सप्रेशन जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। फोर्स का एक्सप्रेशन होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R², ये होता है। अब इस केस की बात करें तो एक चार्ज हमारे पास Q है और एक चार्ज हमारे पास Q0 है, तो ये बन जाएगा Q0 बाय R², एम आई राइट? अगर इसको मैं Q0 से डिवाइड करवा रहा हूँ, देखो ये क्वांटिटी है, इसको अपने किससे डिवाइड करवा रहे हैं? Q0 से, है ना, ये तो फोर्स है। तो आपके पास क्या बचेगा? Q0 से Q0 कैंसिल, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आंसर आ रहा है कुछ ऐसा। अभी ये एक बारी वेक्टर नहीं है, KQ बाय R²। आप देख सकते हो कि सिर्फ तीन चीज नहीं है, एक K, एक Q और एक R। 3 फैक्टर पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है, और वो 3 फैक्टर कौन से हैं? ये सबसे मेजर फैक्टर चार्ज, कि यहाँ पे जितना बड़ा चार्ज होगा उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, है ना।
3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, और वो फैक्टर कौन से हैं? चार्ज पे डायरेक्टली डिपेंड किया जाता है, क्योंकि चार्ज जितना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग। दूसरी चीज, इस पे आते हैं, इस पे लास्ट में आएंगे। दूसरी चीज है डिस्टेंस। डिस्टेंस पे वापस इनवर्स में स्क्वायर पर डिपेंड करता है, मतलब डिस्टेंस जितना ज़्यादा इंटेंसिटी उतनी कम, डिस्टेंस जितना कम इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा। जितना पास आओगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी फील होने वाली है। सिंपल, हमें पता ही था। तीसरी चीज़ मीडियम। मीडियम का भी रोल है ना। जो के है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? के रिप्रेजेंट करता है एप्सिलॉन को। एप्सिलॉन किसको रिप्रेजेंट करता है? एप्सिलॉन रिप्रेजेंट करता है मीडियम को। तो इट मीन्स मीडियम पे भी डायरेक्टली डिपेंड करती है इंटेंसिटी। अगर आपका मीडियम बदलेगा तो इंटेंसिटी इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज। सिंपल। तो ये इसका एक्सप्रेशन आ गया। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके बारे में थोड़ी सी और डिस्कशन करनी बनती है। पहले डिस्कशन ये कि इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग होती है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है। तो देखो ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों बनी? बिकॉज फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी थी, ये तो वेक्टर क्वांटिटी थी नहीं। इसको वेक्टर क्वांटिटी बनाया किसने? फोर्स ने। तो इट मीन्स फोर्स की डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर ये कुछ भी पंगे नहीं लेता है तो इसका क्या मतलब? देखो, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, लिसन टू मी केयरफुली, अब अच्छी बातें कर रहे हैं आपने। अगर इसका साइन पॉजिटिव है प्लस क्यू नॉट, तो पॉजिटिव साइन किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। तो इट मीन्स ये पॉजिटिव साइन जब ऊपर जाएगा तो उसका इम्पैक्ट कुछ पड़ने वाला नहीं है। तो फोर्स की डायरेक्शन जहाँ थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वहीं रहेगी। नाइस। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है? किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। कि अगर आपका वेक्टर इस तरफ था, आपने उस वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहता है, पर ये डायरेक्शन मोड़ लेता है अपनी, है ना, वो मोड़ लेता है अपना। तो अब क्या होगा? अगर चार्ज नेगेटिव है तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पड़ेगा। इट मीन्स इस केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स इनके बीच में सेम डायरेक्शन नहीं रहेगी। क्लियर? समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में सेम डायरेक्शन नहीं रहेगी। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव से बाहर की तरफ होता है। ठीक है, इसके बारे में अपने वैसे आगे चर्चा करने वाले हैं, बट अभी यहाँ पे डिस्कस हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकल करके जाता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है। वो पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में जाती है। तो देखो, अगर किसी पॉजिटिव चार्ज से निकल रही होगी और सामने भी पॉजिटिव ही आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है ना, और इस पर रिपल्शन ही लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स आएगी। दूसरी चीज, बीच में तो हमने पॉजिटिव फिक्स कर दिया ना। अगर सामने मेरे पास ये चार्ज नेगेटिव आ गया, ये चार्ज कैसा था? पॉजिटिव। ये चार्ज अगर नेगेटिव आ गया, अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहाँ है? सामने की तरफ, बट नेगेटिव चार्ज होने की वजह से खींचेगा कहाँ? इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और फोर्स इधर, उल्टी होगी ना दोनों चीज़ें। तो इसको अपने कॉन्सेप्चुअली भी समझ सकते हैं, और कॉन्सेप्चुअली देखो, कॉन्सेप्चुअली और मैथमेटिकली में क्या फ़र्क है? कॉन्सेप्चुअली आपको बातें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, और मैथमेटिकली ज़्यादा जल्दी करी जा सकती हैं बातें। हमने दोनों तरीके से कर ली। होप यू गॉट दैट कि हमने क्या बात करी। हटा दिया जाए इसको। जो चीज़ आपको सही लगी, नोट करने लायक, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नोट कर लिया करो कॉपी में या मोबाइल के अंदर सेव कर लो एज इन फॉर्म ऑफ इमेज। अब क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर बड़ी डिस्कशन होगी, करनी पड़ती है। वेक्टर अगर ये है तो आपको वेक्टर फॉर्म भी आनी चाहिए, जैसे कूलम्स लॉ के अंदर वेक्टर फॉर्म करी थी। तो अगर आपको याद है तो फोर्स की वेक्टर फॉर्म क्या थी? एफ वेक्टर कुछ अलग सी थी, उसमें सिंपल सी फॉर्म निकाल लें अगर के Q1 Q2, ये तो सेम था, ये सेम रहता था। नीचे बनता था डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड का क्यूब
और साथ में बनता था पोजीशन वेक्टर। हमने वैसे ये कहा था कि फोर्स के साथ अगर आप डायरेक्शन लगा देते हो तो ये वेक्टर बन गया, और हमें पता है कि जो यूनिट वेक्टर है वो कैसे आता है, किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तब जाके यूनिट वेक्टर बनता है। तो हमने आर वेक्टर को आर कैप को रिप्लेस कर दिया था आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, इसलिए ये क्या बन गया था, ये बन गया था के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब, और यहाँ बन गया था आर वेक्टर। अब हमारे लिए यहाँ पे चार्ज क्या है, कैपिटल Q, ये चार्ज क्या है कैपिटल Q, ये चार्ज क्या है Q नोट, और डिवाइड हमें करना है Q नोट से। तो हम कहेंगे सिंस F इज दिस, F तो ये है, देखो देखो F तो ये है, तो E क्या बन जाएगा, बस Q नोट निकाल दो इसमें से, ये बन जाएगा K Q बाय आर क्यूब। देखो अगर R स्क्वायर रखना है आपको तो यहाँ पे कैप लगाना पड़ेगा, अगर कैप नहीं लगाना तो आप वेक्टर लगा दो और नीचे क्यूब कर दो। और ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई ना कि कैसे किया है, तो आप इसके अंदर, इस चैनल में से, इस सीरीज के अंदर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जरूर देख लो। क्लियर? तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की चर्चा होगी कि इसका सिंबल क्या है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, इसका नॉन वेक्टर वाला फॉर्मूला क्या है के क्यू बाय आर स्क्वायर, और इसका वेक्टर वाला फॉर्मूला क्या है के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, या के क्यू बाय आर क्यूब आर वेक्टर। ऐसा यूनिट क्या है, ठीक है, ऐसे यूनिट के बाद डायमेंशन क्या है, उसकी सिंगल यूनिट की डेफिनेशन क्या है, और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर की डायरेक्शन, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में कब है, ऑपोजिट डायरेक्शन में कब है, और क्यों है, किस तरह से हैं, ये सारा हमने अभी तक डिस्कस कर लिया। सो अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, कुछ एक मटेरियल अभी लिखा हुआ ऑलरेडी, इस पर ध्यान नहीं देना, पहले डिस्कस करते हैं क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस माने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ लाइंस की हेल्प लेते हैं, जिन्हें कह दिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर? तो ये हैं क्या, बेसिकली किसी चार्ज के आसपास लाइन तो होती नहीं है, तो ये इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, हमारी बस इमेजिनेशन है ये। जैसे हमने नाइन्थ नहीं 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी हैं, सिमिलर टू दैट उसी एनालॉजी पे ये बेस्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी अपने शेयर करेंगे, बट जैसे हमने डिस्कस किया 3rd यूनिट के अंदर हम करेंगे। तो ये है क्या, ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो दीज आर इमेजिनरी लाइंस दैट represent electric field around a charge. क्लियर? एक डेफिनेशन तो इसकी ये होगी जो कि हमने यहाँ लिखी, पहली डेफिनेशन जो कि बहुत इजी है। एक डेफिनेशन और है अच्छी, वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे दूसरी, वो क्या है, these are the smooth curves along which a positive unit charge would tend to move. ओके, किसी चार्ज के आसपास ये ऐसा स्मूथ रास्ता है, स्मूथ कर्व है या स्मूथ पाथ है जिस रास्ते पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज चलना चाहेगा। ठीक है, ये डेफिनेशन हो सकती है कि थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सी लग रही है हमें, या फिर क्योंकि हमारे पास बेटर ऑप्शन है, इससे अच्छा ऑप्शन है, तो ये डेफिनेशन ईजी है, बट ये डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, और ये इजीली याद हो जाएगी। कैसे? अभी अपने जब आगे चलते हैं तो चलते चलते याद हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये तो याद होएगी, नाम में ही छुपी हुई है डेफिनेशन। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं। आपने एक बार इसको भूल जाते हैं, इस डेफिनेशन को हमने पढ़ा, दिमाग में रख लिया, समझा नहीं है अभी इसको। ठीक है, मुझे इसको इरेज करना है, ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ।
अब इस लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ खास बातें होती हैं, उन पे चलते हैं कि हमारे पास देखो दो तरह के चार्ज हो सकते हैं, है ना, एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और एक नेगेटिव चार्ज हो सकता है। दो ही तरह के तो चार्ज हो सकते हैं हमारे पास। तो इसमें से जो लाइंस निकलती हैं वो इस तरह से निकलती हैं, सीधी सीधी। और कैसे निकलती हैं? बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ निकलती हैं। और पॉजिटिव चार्ज में ये तो ये हाल है। नेगेटिव चार्ज में क्या है? इसमें भी सीधी जाएंगी बिल्कुल, पर सीधी जाएंगी नहीं, आएंगी, सीधी आएंगी। उसमें से तो निकल रही है, इसके अंदर आ रही है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी कि ये जो लाइंस हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड सिंक इन द नेगेटिव चार्ज। इसमें से तो निकलती हैं और इसमें जाकर के मिलती हैं। ओके, अब ये ऐसा क्यों है? एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा क्यों है, पॉजिटिव से क्यों निकल रही है सर, नेगेटिव से क्यों नहीं निकल रही, पॉजिटिव में क्यों नहीं जा रही, नेगेटिव में क्यों जा रही है? तो देखो, ये एक कन्वेंशनल चीज़ होती है। कन्वेंशनल मतलब जिसमें हमें कुछ ना कुछ एक चीज़ तो माननी पड़ेगी ना, तो हम एक चीज़ मान करके चल लेते हैं। तो इसी से जुड़ी हुई थी हमारी डेफिनेशन। जो सेकंड डेफिनेशन थी, हमने कहा कि ये ऐसा रास्ता है जो कौन फॉलो करना चाहेगा, एक पॉजिटिव चार्ज फॉलो करना चाहेगा किसी चार्ज के आसपास। तो क्योंकि हमने वो डेफिनेशन डिफाइन कर रखी है, उसके अकॉर्डिंग ये तरीका सही है। क्योंकि आप देखो, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ दूँ तो वो भागने की कोशिश करेगा इससे, राइट और रॉन्ग? राइट। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ दूँ, वो इसकी तरफ भाग के आने की कोशिश करेगा। तो अब डेफिनेशन आपको पता चली, डेफिनेशन भी पता चली, उसकी इंपॉर्टेंस भी पता चली और वो याद भी होगी। क्या कि हमने कहा था, दीज आर द स्मूथ कर्व्स along which a unit positive charge would tend to move। क्लियर? अब इसकी प्रॉपर्टीज में अपने चलते हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी भी क्लियर होगी कि ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव में सिंक होती है। दूसरी प्रॉपर्टी कि ये हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही ओरिजिनेट होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही सिंक होती है। अभी तो ये सर्कल दिख रहा है, बट एक्चुअली में ये 3 डायमेंशन में क्या होगा, एक स्फीयर होगा। तो स्फीयर के अंदर से परपेंडिकुलर लाइंस या तो बाहर निकल रही हैं या परपेंडिकुलर लाइंस अंदर आती हैं। जैसे कि मिसेल फॉर्मेशन हम देखते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा एग्जांपल, डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है हमारे दिमाग में कि एक ड्रॉप थी ना, ऑयल ड्रॉपलेट, उसके अंदर मिसेल बन रहे थे, तो लाइक वैसा ये। क्लियर? तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस करी कि दीज लाइन्स ऑलवेज ओरिजिनेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब अपने आगे चलते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? इट सेज दैट रिलेटिव फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। कि अगर आपको ये दिख गया, कोई दो चार्ज बना करके दिखा रखे हैं, ये दिखा रखा है कि इसमें से 4 लाइंस निकलती हैं और इसमें से कुछ 8 लाइंस निकलती हैं, ठीक है। डायरेक्शन तो आपको पता है, क्योंकि पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ ही होगी, चाहे वो ये हो चाहे वो ये वाला हो। अब इसके अंदर फील्ड लाइंस कितनी है? 4। इसके अंदर फील्ड लाइंस कितनी है? 8। तो नियरली अगर अपने रिलेट करें तो हम ये कह सकते हैं कि जितना इस पे चार्ज है उससे डबल इस पे है, या जितना इस पे है उससे आधा इस पे है। तो हम रिलेट करके बता सकते हैं, हाँ इस पे टोटल कितना चार्ज है, वी कांट से। इस पे कितना चार्ज है, वी अगेन कांट से। तो आपको पता लगा होगा इस पॉइंट का मतलब और इस पॉइंट में इस रिलेटिव वर्ड की इंपॉर्टेंस, कि एक दूसरे कंपैरिजन में रिलेट करके बता सकते हैं, है ना। अगर मान लो कि आपके पास 2 बच्चा है किसी क्लास में से, एक बच्चे के टेस्ट में मार्क्स हैं 9 और एक के मार्क्स हैं 7, तो आप क्या कहोगे, 9 वाले के ज़्यादा है 7 वाले के कम है। ये थोड़ी कहोगे कि 7 वाले के हाईएस्ट हैं, आपको क्या पता, ठीक है। तो कुछ एक एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हो और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव फील्ड स्ट्रेंथ। वापिस से दोबारा तो नहीं लिख दिया, नहीं, अलग है ये। पहली बार ये प्रोपोर्शनल था नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के, दूसरी बार हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ क्लोजनेस। डिग्री ऑफ क्लोजनेस कि अगर फील्ड लाइंस आपको बनी हुई दिख रही है कहीं पे, इस तरह से दिख रही है कहीं पे, ठीक है। फील्ड लाइंस कॉम्प्रेस भी हो सकती हैं, दूर भी जा सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। वो भी एक पॉइंट है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। ये रहा, इसी के बाद वाला ये। तो ऐसा करते हैं, पहले यही वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, 5th वाला, इसको छोड़ते हैं कि दे हैव एबिलिटी टू कॉम्प्रेस एंड बीइंग अपार्ट।
वो कंप्रेस भी हो सकती हैं, मतलब कंडेंस भी हो सकती हैं और फैल भी सकती हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज चार्जेस के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो लुक हियर कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक और पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से फील्ड लाइंस कैसे निकल रही हैं? इस तरह से, है ना, बाहर की तरफ, सारी बाहर की तरफ, बाहर की तरफ है। इसके अंदर से भी सारी बाहर ही जाएंगी। अभी हम मान रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के आसपास नहीं है, हमने बना रखा है बस, क्योंकि हमें तो यही बनाना पड़ेगा ना, बट ये आसपास नहीं है। जब इनको पास लेकर के आएंगे, जब इनको पास लेकर के आएंगे तो क्या होगा? इधर से तो इधर ही जा रही है, पर बाकी फील्ड लाइन मुड़नी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों मुड़नी स्टार्ट हो जाएगी? क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज है ना, और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। समझ रहे हो बात मेरी? ये भी एक पॉजिटिव चार्ज और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी फील्ड लाइंस जो हैं, इसकी फील्ड लाइंस दूर दूर होना स्टार्ट हो जाएंगी। जो ऐसे थी वो इस तरह से एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगी, एक दूसरे को टच नहीं करना चाहेंगी, ठीक है, और करेंगे भी नहीं। अगर यही बात होती एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में, यही बात होती एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में, तो क्या हो जाता? पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसमें से फील्ड लाइन निकल रही थी, इसमें आनी थी, तो क्या होगा? अगर ये बिल्कुल पास पास पड़े तो ये इसमें चली जाएगी उस लाइन, इस तरफ से इसमें से आ रही है, ठीक है, और यहाँ से जो भी लाइन बाहर निकल रही थी इस तरह से और इसमें ऐसे आनी थी, तो क्या होगा? क्योंकि पास पास आ गया ना ये, तो इसका काम बन गया। कुछ इस तरह से दिख सकती है ये, कुछ बार मैग्नेट जैसे से इसका डायग्राम बन गया। ओके, तो ये कॉम्प्रेस भी हो सकती हैं, दूर दूर भी हो सकती हैं। तो दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ हमने अभी स्किप करी थी, अब समझ लेते हैं। तो पहले तो करते हैं इसको टिक। अब फोर्थ वाली समझने की कोशिश करते हैं कि रिलेटिव फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ क्लोजनेस। नंबर ऑफ फील्ड लाइन थर्ड थी, डिग्री ऑफ क्लोजनेस। डिग्री ऑफ क्लोजनेस मतलब कि कुछ इस तरह का अगर आपको पैटर्न दिख रहा है, कैसा भी हो सकता है, एक अपनों ने रिप्रेजेंटेशन ले लिया, तो इसके अंदर इस जगह को देखो, फिर इस जगह को देखो और फिर इस जगह को देखो, क्या दिख रहा है? यहाँ पे पास पास है, थोड़ी दूरी बढ़ी, थोड़ी दूरी और बढ़ी, तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। हम अब कंपेयर करके कह सकते हैं क्या कि बी पे जो स्ट्रेंथ है वो ए से कम है पर सी से ज़्यादा है, सी पर सबसे कम है, ए पर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लाइंस बहुत ज़्यादा पास है, यहाँ पे लाइंस बहुत ज़्यादा दूर है। तो जितनी पास उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ। क्लियर? और वो भी रिलेटिव स्ट्रेंथ ही बता सकते हैं, हम ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है कितनी, ये बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दूर है इसके कंपैरिजन में, तो इससे कम है और इससे और कम है। कितनी है? वी कांट से, सॉरी। आगे चलते हैं, ये वाला पॉइंट पे हमने डिस्कस कर लिया। फिर टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई भी लाइन है, कोई भी कर्व है, हमने कहा कि कर्व है ना, तो उस कर्व पे कहीं पे भी आपको डायरेक्शन चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसी भी पॉइंट पे, तो आप क्या करो, उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो। और किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में वो लाइन मूव कर रही है। तो ये टेंजेंट की डायरेक्शन, ये किसकी डायरेक्शन होगी? ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। सिंपल सी बात है, समझाई? हमें समझ में आ गई कि किसी भी पॉइंट पर आपको अगर लाइन दिख रही है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने की जो टेक्निक है वो ये है कि आप वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। एक्चुअली में इस पॉइंट से हमारी तैयारी हो जाती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि 10th में किया था तभी इंपॉर्टेंट था, मैग्नेटोस्टैटिक्स में। इस साल क्योंकि दोनों बारी करना है तो दोनों बारी ही इंपॉर्टेंट है। क्या कि कोई भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती।
क्यों नहीं क्रॉस कर सकती? क्योंकि अगर क्रॉस कर जाती हैं तो उनका एक कॉमन पॉइंट आ जाएगा, और कॉमन पॉइंट आएगा तो हम टेंजेंट अब इसके लॉन्ग भी बना सकते हैं और इस कर्व के लॉन्ग भी बना सकते हैं। तो अब सेम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन तो पॉसिबल हो नहीं सकती। इट मीन्स ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन एवर इंटरसेक्ट, दे विल नेवर इंटरसेक्ट, हो ही नहीं सकता। बिकॉज इफ दे डू सो there will be two direction of electric field at the single intersection point, which is completely not possible. Clear? Or you can say impossible also. आगे चलते हैं। Not form closed loop, ये closed loop नहीं बनाती। अब इसका मतलब क्या है, आपको याद करना पड़ेगा मैग्नेटोस्टैटिक्स के बारे में। वहाँ पे हम लेते थे नॉर्थ और साउथ, तो हम क्या कहते थे कि नॉर्थ से निकलती है और साउथ में सिंक होती है आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ भी जाती है, तो ये क्लोज लूप बन जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये पॉजिटिव से निकलती है और अगर नेगेटिव पास रखा हो तो उसमें चली जाती है। अभी अंदर बाहर वाला कोई चक्कर नहीं कि भी बाहर से अलग डायरेक्शन और अंदर से अलग डायरेक्शन है, नहीं, इसमें कोई क्लोज लूप बनने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ खास नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट था। क्लियर? और फिर है इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कहीं पे आपको दिख जाती है इस तरह की लाइंस जो पैरेलल है और जिनके बीच का डिस्टेंस नियरली इक्वल है, तो आपको ये दिखाई देगा। क्या पता लगेगा आपको कि यहाँ पे हर जगह पे कोई भी पॉइंट ले लो आप, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको सेम मिलने वाली है। या आप ये कह सकते हो कि अगर, देखो दो तरीके से कह सकते हैं, आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो आप इस तरीके का यूज़ करें, इस रिप्रेजेंटेशन का। और अगर ये रिप्रेजेंटेशन दिख रही है, इट मीन्स ये किसको शो कर रही है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है। क्लियर? तो दो ही बातें हैं बस। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसकी डेफिनेशन, उसका कुछ कॉन्सेप्ट और उसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसी चैप्टर के अंदर हमने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया एक पॉइंट चार्ज की वजह से, फिर हमने उसके बाद अपने डिस्कशन में आगे बढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, और अब अपने बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पहले वाला, उसी को ही अपने कंटिन्यू करते जा रहे हैं आगे। उसको भी इसमें ऐड कर ही लेंगे शॉर्टली, कि अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख ही चुके हैं, तो बहुत सारे केसेस से निकालना सीखेंगे। लगभग 5 तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर कोई पॉइंट चार्ज है, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है वो निकालना सीखते हैं। इसका मतलब कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक है, अब इसको इस तरह से दिखाते हैं। ये फिर पॉइंट चार्ज है तो इसको डायरेक्टली एक पॉइंट से ही दिखा देते हैं, नेवर माइंड। ओके, और इसके पास कोई एक पॉइंट है P जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो इससे R डिस्टेंस पे है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? यस वी नो, कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? लेट्स चेंज द कलर। ये होगी KQ/R²। K डिपेंड करेगा इसके मीडियम पे, Q इसका चार्ज, R इस तक का डिस्टेंस, ये हमें पता है, तो हमने जस्ट यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो अच्छा, अब वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? Q से इस तरफ जो बनेगा वो क्या बनेगा? R कैप। R कैप की डायरेक्शन ये वाली बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये डायरेक्शन बनेगी अलोंग द लाइन। तो वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो ये बनेगा KQ/R² R कैप। मैंने मैग्नीट्यूड के साथ किसको इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया, अब डायरेक्शन को भी इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया, तो ये स्केलर से वेक्टर फॉर्म आ गई। ठीक है, तो आपको दोनों फॉर्म आनी चाहिए, स्केलर भी और वेक्टर भी। आगे चलते हैं। पहला केस हो गया, हमने कहा था 5 केस करेंगे हम, तो पहला केस तो बड़ी जल्दी हो गया। दूसरा केस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, और वी कैन से सिस्टम ऑफ चार्जेस। याद करो, फोर्स वाले केस में भी अपने किया था, जिसको अपन ने कहा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सेम उसी तरीके से आज भी करने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक ये पॉइंट है, इसमें लिखना तो है नहीं,
पूरा यूज़ करते हैं बोर्ड का डायग्राम के लिए। अगर ये वाला पॉइंट है और हमारे पास चार्जेस कहाँ कहाँ हैं, यहाँ पे चार्जेस हैं, ठीक है। और लेट इसका नाम दे दिया Q1, इसका दे दिया Q2, इसका दे दिया Q3, ठीक है। इस तक डिस्टेंस जो है R1 और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी R1 कैप। इस तक जो डिस्टेंस है वो होगा R2 मान लिया हमने, और ये जो डायरेक्शन है ये बन जाएगी R2 कैप, ठीक है। सिंपल है, बस कहने का तरीका है, कुछ खास घबराने वाली, टेंशन लेने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये डिस्टेंस R3 मान लिया और ये डायरेक्शन होगी R3 कैप। तो हमने जैसा वहाँ कहा था वैसा ही यहाँ कहेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सही चल रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, फोर्स पर यूनिट चार्ज ही तो है ना। तो हम वहाँ क्या कहते थे कि टोटल फोर्स इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस। तो यहाँ पे भी यही कहेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो E वेक्टर is going to be equal E vector E1 vector plus E2 vector plus E3 vector। Am I clear? और अगर इसको अपने इलेबोरेट करके लिखें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा K Q1 by R1 square R1 कैप, ये बनेगा K Q2 by R2 square R2 कैप, प्लस में क्या बन जाएगा K Q3 अपॉन R3 स्क्वायर R3 कैप। या इसको सबमिशन वाली फॉर्म में लिखें तो देखो क्या बाहर आ सकता है, K बाहर आ सकता है बस, और सिग्मा लग के बनेगा जो Q के साथ है वही नीचे R के साथ स्क्वायर में है और वही R के साथ कैप में है। और वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा, 1 से लेकर के n तक होगा। जितने चार्जेस हमारे पास टोटल हैं उसके अकॉर्डिंग ये बनने वाला है। तो ये बन गया। ये इसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, या फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों नाम से बुला सकते हैं इसको। ओके, और देखो 2 हो गई, हमें 5 करने हैं, इसको हटा देते हैं। अब बात करते हैं तीसरे, चौथे, पांचवें की। अब ये क्यों कहा तीसरे, चौथे, पांचवें की, तीसरे की क्यों नहीं, क्योंकि तीसरा करेंगे तो 4th, 5th साथ में हो जाएंगे, क्योंकि वो एक कॉमन हेडिंग के अंडर भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और कॉन्टिन्यूअस की बात अगर करें तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, ये 3 थे कॉन्टिन्यूअस के अंदर। तो हमने ये सीख लिया कि एक पॉइंट चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, बहुत सारे पॉइंट चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। अब अपना टारगेट है कि हमें अगर ऐसा कुछ दे रखा है कि एक वायर दे रखी है, सुनते जाओ, अगर एक वायर दे रखी है जिस पे कुछ चार्ज है और वायर के अंदर आपको दी क्या होगी, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसकी किसी चार्ज्ड वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर दे रखी हो तो आपको पता करना है कि इधर पास में एक पॉइंट है P, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो अब ये टेंशन वाली बात है, हमने पॉइंट चार्ज के लिए कर रखा है। तो अब अपने क्या करेंगे, पहली बात तो हम लिखते हैं इसकी हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पहले तो एक सब हेडिंग बन सकती है इसके अंदर बीच में, क्या, ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हेडिंग बन सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने डायग्राम बना लिया है, प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए अपने टेक्निक क्या यूज़ करेंगे, पॉइंट चार्ज वाली ही यूज़ करेंगे। हम इसके अंदर से कोई एक एलिमेंट मान लेते हैं, सपोज एक एलिमेंट ले लेते हैं, ये वाला इतना एलिमेंट छोटा सा, कितनी लेंथ का, dl लेंथ का एक एलिमेंट हमने ले लिया है इसके अंदर। अब इस पे चार्ज कितना होगा, मान लेते हैं इस पे चार्ज कितना है, dq चार्ज है। क्या हम ये dq चार्ज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको देखो लैम्डा पता है और आपको पता है क्या, वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू dq बाई dt, सॉरी dl। तो dq क्या होगा, लैम्डा dl, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो dq हम निकाल सकते हैं अगर हमने एक लेंथ एलिमेंट फिक्स्ड मान लिया है तो।
और क्योंकि ये छोटा सा लेंथ एलिमेंट है, चार्ज है, तो इसको अपने क्या मान लेंगे, पॉइंट चार्ज मान लेंगे। अब अपन देखते हैं कि इसकी इससे डिस्टेंस कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी डिस्टेंस है r, कितनी डिस्टेंस है r, तो पहले तो इतने छोटे से के लिए, इतने छोटे से पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अपने निकाल सकते हैं। तो पहले अपन लिखेंगे लेट अस कंसीडर अ स्मॉल पार्ट dl whose चार्ज इज dq, देन फिर उसके बाद ये कर दोगे आप, तो आपके पास चार्ज निकालना आ गया। अब आप लिखोगे नाउ बाय फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ये होगी K इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर आता है। चार्ज क्या है, वेरी गुड, dq, डिस्टेंस क्या है, r का स्क्वायर हो जाएगा, डिस्टेंस है r का स्क्वायर r स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि dq मुझे नहीं दिया होगा, मुझे दिया होगा लैम्डा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ E वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा, अच्छा k तो मुझे लेना ही पड़ेगा, उसके साथ मैं ले लूँगा लैम्डा dl अपॉन में r स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन भी लिखा जा सकता है, पर अभी काम खत्म नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि हमें तो पूरी वायर के लिए निकालना था। जब पूरी वायर के लिए निकालना था तो इतने पार्ट से तो काम चलेगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो एक्चुअली में ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके साथ मैं क्या लगा देता हूँ, DE लगा देता हूँ। फिर हम क्या लिखेंगे, लेट्स चेंज द कलर ऑफ मार्कर, लिखेंगे नाउ अब फॉर होल वायर, पूरी वायर के लिए आप क्या करोगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो आपको छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ k लैम्डा dl अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अगर ये वेक्टर है तो यहाँ पे आप साथ में मेंशन कर दो r कैप। ठीक है, बेसिक फंडा आपको मैंने पहले सिखाया था फोर्स वाले के अंदर कि अगर आप यहाँ पे वेक्टर मेंशन नहीं कर रहे, ये अगर आप हटा देते हो तो आपको ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिख रहे हो तो लिखना है, नहीं लिख रहे तो वहाँ पे नहीं लिखना। और बेटर ये है कि दोनों लिख देने चाहिए, बिना वेक्टर वाला और वेक्टर वाला, और एक चुनने के लिए कहो तो वेक्टर वाला, बिकॉज उसमें नॉन वेक्टर वाली प्रॉपर्टी तो आ ही जाएंगी। तो बात करते दोबारा इसकी, आपको एक वायर दी थी, वायर का निकालना नहीं आता था, उसको एक पॉइंट चार्ज में बदल दिया, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दिया, बस इतना सा काम किया अपन ने। क्लियर, इस इंटीग्रेशन से k जरूर बाहर आ सकता है, r नहीं आ सकता, क्योंकि r की वैल्यू अलग अलग होगी पूरी वायर के लिए। अब इसी तरीके से अगर आपको सरफेस चार्ज वाला निकालना हो केस और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस निकालना हो, तो अब उसको मैं आपको डिस्कस नहीं करवाने वाला, क्लियर कह रहा हूँ मैं, नहीं कराने वाला। क्यों, क्योंकि वो सिंपल है। आपको अगर वायर वाला केस आ गया तो अब आपको सरफेस वाला और वॉल्यूम वाला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे, हमने पहले इसके लिए छोटा सा निकाला, छोटा सा लेंथ एलिमेंट मानना था, वहाँ पे आप छोटा सा सरफेस एलिमेंट मानोगे, सुनते जाओ, और यहाँ पे किसका फ़र्क आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू DQ अपॉन DA होता है। इस वजह से जो उस पर चार्ज होगा ना, तो वो अब चार्ज क्या बन जाएगा, सिग्मा टाइम्स DA बन जाएगा, बस इतना सा फर्क आएगा। और जितना चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, सिग्मा DA अपॉन R स्क्वायर, और उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। मैं हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन जरूर लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन के, देखो देख के लिख देते हैं अपन, लैम्डा DL है तो वहाँ क्या आएगा, सिग्मा DA अपॉन R स्क्वायर, और तीसरे केस में क्या आएगा, इंटीग्रेशन के टाइम्स, तीसरा क्या था, रो DV अपॉन R स्क्वायर। यस, तो एक ये एक्सप्रेशन आएगा और एक ये आएगा, और वो बात तो एप्लीकेबल है ही, अगर आप वेक्टर लगा रहे हो तो R कैप साथ में लगा देना, रिप्रेजेंट करने का तरीका है जस्ट एक। तो ये हमारा हो गया
अभी हमने वैसे यहाँ पे 3 लिखे हैं बट हमारे 5 केस हो गए। सिंपल चार्ज मतलब पॉइंट चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वायर, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शीट, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कोई भी सॉलिड शेप, स्फीयर, क्यूब एटसेट्रा। क्लियर? सो यहाँ तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कर लिए अलग अलग केसेस में। ठीक है, सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो स्टे होम, स्टे सेफ,